Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello and welcome to Maheshan IAS. From today onwards, we are going to start a new lecture series that is 10 minutes recharge. In this lecture series, we will talk about the most complicated and the crucial concepts of UPSC and state PCS syllabus in just 10 minutes. So I welcome you in this new journey where we are going to learn a concept in a very minimal manner, in very comprehensive manner, in very less time. And we are going to start this series with a topic that is India's father of Green Revolution. The father of India's Green Revolution, that is MS Swaminathan, the architect of India's Green Revolution, that is MS Swaminathan. As you all know, we are going to celebrate the 100th birth anniversary of MS Swaminathan on 7th of August. He was born on 7th of August 1925 and today we are going to celebrate his 100th birth anniversary. आज MS स्वामीनाथन का हम 100वां बर्थ एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, तो आज ये जानना जरूरी है कि इंडियाज की हिस्ट्री में MS स्वामीनाथन का क्या कंट्रीब्यूशन था. हु इज MS स्वामीनाथन? MS स्वामीनाथन ने क्या ऐसा किया था, आज की इस वीडियो में समझेंगे, जिसकी वजह से भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको आज जाना जाता है. उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को ना कि सिर्फ भारत में बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ पूरे विश्व में याद किया जाता है. सो लेट्स रिमेंबर हिम ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So a tribute to Dr. MS Swaminathan, the father of India's Green Revolution. अगर आप याद करो तो भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो आजादी के बाद हमारे देश के सामने कई समस्याएं थी. There were many problems which India is going to face in the upcoming years, and the most crucial and the most important problem was the crisis of food, the food crisis. भारत के पास इतने फूड अवेलेबल नहीं थे कि वो अपने देश के जो करोड़ों जनसंख्या थी उसके पेट को भर पाए. And this is the most important challenge which is India going to face in the upcoming 10 or 20 years after the independence. और ये समस्या तब पैदा हो गई जब हमारे सामने और भी चैलेंजेस उभर के आए, जिसमें हमने पाकिस्तान के साथ कई वॉर लड़े. पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ने के साथ साथ हमारे देश में मॉनसून की जो समस्या थी उसने इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया और हम मजबूर हो गए इंपोर्ट करने के लिए. और अमेरिका की जो स्कीम थी PL480 स्कीम के तहत हमें भारत को बहुत सारा अनाज जो है इंपोर्ट करना पड़ा. और अंततः लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और भारत के लोगों से ये अनुरोध किया, ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हफ्ते में एक दिन का उपवास रखो, फास्ट रखो, आप एक समय का जो है अन्न को त्याग दो, क्योंकि हमारे पास उतना भोजन नहीं है, हमारे पास उतना फूड नहीं है. एंड एट दैट टाइम दिस पर्सन MS स्वामीनाथन टेक द चैलेंज. उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भारत को फूड सफिशियंसी में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 लाना है, भारत को फूड सरप्लस प्रोड्यूसर कंट्री बनाना है. And this was not an easy challenge. वो भारत जहां पे लोगों को 2 वक्त की खाना नहीं मिल रही थी, उस समय MS स्वामीनाथन ने ये चैलेंज लिया. तो MS स्वामीनाथन थे कौन? चलिए उनको बर्थ के बारे में जानते हैं, उनका जन्म कहां हुआ और वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे. तो बेसिकली ही वाज फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया. और अगर बात करें तो इनका नाम है MS स्वामीनाथन, जिसमें MS का जो नाम, MS का मतलब जो है वो है मनकोम्बू शांबावाशिवन स्वामीनाथन. ही वाज एन एमिनेंट इंडियन जेनेटिसिस्ट एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. MS स्वामीनाथन की बात करें तो ये साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते थे शुरुआती समय में, ना इनके घर वाले चाहते थे. बीइंग फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली ये चाहती थी कि ये डॉक्टर बने. इनिशियली ये ज्वाइन भी करते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, लेकिन बाद में 1943 में जो बंगाल में अकाल पड़ता है, जो बंगाल में फेमाइन आता है, तो फेमाइन के बाद इनको रियलाइज होता है दैट ही वांट टू कंट्रीब्यूट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. वो एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, इसलिए भारत में पढ़ाई करने के बाद ये विदेश में भी गए, जहां पे यूएसए और नीदरलैंड जैसे देशों में भी इन्होंने पढ़ाई की. तो अल्टीमेटली इन्होंने अपने कैरियर में जो है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया, और टर्निंग पॉइंट लेते हुए इन्होंने डॉक्टरी की भी पढ़ाई छोड़ दी, डॉक्टर भी नहीं बने, इंडियन पुलिस सर्विस को भी नहीं ज्वाइन किया, और अल्टीमेटली इन्होंने एग्रीकल्चर को अपना कैरियर बनाया. तो ही वाज वन ऑफ द ग्रेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट विच इंडिया हैज एवर हैव. सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये जो है इनका नाम जाना जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. इसीलिए टाइम मैगजीन की बात करें तो टाइम मैगजीन जब 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों की जब सूची बनाई गई तो उसमें 3 लोगों का नाम आया, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और हमारे MS स्वामीनाथन. 3 लोगों की नाम जो है उस सूची में देखने को मिलती है और उसमें MS स्वामीनाथन थे. He was one of the greatest contributor in agriculture sector in India as well as in the world. आगे बात करते हैं तो अगर GS पेपर की बात करें तो ये हमारे GS1 और उसके साथ साथ GS3 दोनों पेपर के अकॉर्डिंग, दोनों पेपर के सिलेबस में हमें ये देखने को मिलता है. साथ ही साथ ये हमें एसए के पेपर में भी हेल्प करेगा ये टॉपिक. ठीक है. So he was a scientist, he was a reformer and he was a humanitarian as well. ठीक है. नेक्स्ट, अर्ली लाइफ एंड एकेडमिक जर्नी. तो इनकी लाइफ जो है वो शुरू होती है कुंभाकोनम से, और ये कुंभाकोनम से शुरू होते हुए कैम्ब्रिज तक जाती है इनकी लाइफ. तो ये जर्नी जो है इनकी काफी डाइवर्स रही है.
Born on 7th of August 1925 in the village of Tamil Nadu, inspired by the Bengal famine of 1943, he pursued agricultural science. बंगाल में जब फेमाइन आती है तो उस समय लगभग 40 लाख लोग मारे जाते हैं और इट वाज क्लियरली द नेग्लिजेंस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से लाखों लोग मरते हैं। और लाखों लोग जब मरते हैं तो ये जो है बहुत ही हॉन्ट करता है एमएस स्वामीनाथन को, और वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है एग्रीकल्चरल साइंसेस में अपना जो है कैरियर को परस्यू करेंगे। उन्होंने एजुकेशन जो है बीएससी किया है जूलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से, शिफ्टेड टू एग्रीकल्चरल साइंसेस, देन तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है एग्रीकल्चर साइंस में शिफ्ट किया, फिर पीएचडी किया उन्होंने जेनेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, फिर उन्होंने फर्दर ट्रेनिंग के लिए जो है वो नीदरलैंड और साथ ही साथ यूएसए भी गए और वहां की भी यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है ट्रेनिंग ली है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इनके अर्ली लाइफ को भी हम लोग समझते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन्होंने क्या किया कि उस समय की अगर बात करें तो पूरे विश्व में जो कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग वाज बोर्न इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस की, जो ट्रेनिंग ली, वो मैक्सिको में ली, और उन्होंने जो एडवांसमेंट लाया एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उससे इन्फ्लुएंस होकर और उनकी हेल्प से जो है एमएस स्वामीनाथन ने इंडिया में काफी रैपिड चेंज लाया इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। खास करके यूपी, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में बात करें तो वहां पे तो जो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने एचवाईवी सीड्स का, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का जो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया, जिससे जो है बड़े पैमाने पे जो है प्रोडक्शन होने लगा वीट का। खास करके शुरुआत में तो वीट में किया, बाद में जाके हमने अदर जो हमारे सीरियल्स हैं या फिर अदर जो हमारे अनाज हैं उनमें जो है इन्होंने जो है एचवाईवी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन शुरुआत में जो है एचवाईवी सीड्स जो है वीट में इंट्रोड्यूस हुए, और वीट में इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे डबल हो गया बहुत जल्दी। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मन बोरलॉग को हालांकि भारत में भी उन्होंने विजिट किया, और भारत में विजिट करने के बाद भारत के क्लाइमेट को और सॉइल को समझते हुए उन्होंने बहुत सारे सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक सीड का नाम बताऊं तो सोनालिका एक सीड है। सोनालिका सीड इतना फेमस हुआ कि बहुत सारे लोग अपनी बेटी और बेटों का नाम जो है सोनालिका रखने लगे। ये वो दौर था जब भारत के पास फूड सफिशिएंसी नहीं थी, भारत इंपोर्ट करता था, और इंपोर्ट करने के लिए वो कहाँ जाता था तो जो हमारे पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उनके दरवाजे खटखटाता था, खास करके यूएसए। और यूएसए ने जो पीएल 480 स्कीम चलाई, जिसमें भारत को वो क्या करता था, अनाज सप्लाई करता था। ऐसा एक्सपर्ट्स मानते थे कि वो अनाज सुअर के खाने लायक भी नहीं था, यानी कि जितने भी खराब और सड़े गले अनाज थे वो भारत को वो एक्सपोर्ट कर देता था। और हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे देश में खाने को लेकर उस समय बहुत ज्यादा तंगी थी और हमारा प्रोडक्शन नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था, कोई एग्रीकल्चरल मशीनरी नहीं थी, हमारे पास हाई यील्ड वैरायटी सीड्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे। इसकी वजह से हम बड़े पैमाने पे जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। बट विद द एफर्ट्स ऑफ एमएस स्वामीनाथन इट ऑल हैपेंड, सब कुछ हुआ, और आज जो है पूरे भारत जो है, भारत के पास फूड सरप्लस भी है, हमारे पास बफर स्टॉक भी है, और पूरी दुनिया में हमारे फूड जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे फूड ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, जस्ट बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्सन, द ओनली वन पर्सन, दैट इज एमएस स्वामीनाथन। और आज जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि पिछले साल ही जो है भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से भी नवाजा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। Played a central role in introducing high yield variety seeds of wheat and rice, collaborated with Norman Borlaug and adapt a Mexican wheat to Indian condition. Advocated for modern irrigation technique, जो मॉडर्न जितने भी इरिगेशन मेथड है उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया, पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया, साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं उसको भी इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ फार्मर की ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस की। और इसका क्या हुआ कि इंडिया बिकेम अ फूड सेल्फ सफिशिएंट इन द 1970s, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। तो हम जो इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से फूड ग्रेन्स को, आज वो स्थिति ये हो गई है कि हम फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारी युद्ध हुई 1975 का, जब वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिका ने जो है PL 480 का यूज करके इंडिया को एक तरीके से मोबिलाइज करने का कोशिश किया, इंडिया को डराने की कोशिश की, इंडिया को धमकाने की कोशिश की, और बहुत जल्दी जो है PL 480 स्कीम से हम अपने आप को बाहर ला दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ एमएस स्वामीनाथन। इमेजिन दैट कंडीशन, जब भारत के पास लोगों के पास खाने को अनाज नहीं हुआ करते थे, इन दैट फुल अमाउंट अनाज नहीं हुआ करते थे फुल अमाउंट में, जिससे उसका पेट भर सके, एक टाइम का अनाज छोड़ना पड़ता था। उस समय में एमएस स्वामीनाथन ने वो एफर्ट्स करके दिखाए, जिसके रिजल्ट के रूप में आज हमें बफर स्टॉक, और आज के समय में ये देखने को मिलता है कि भारत की करोड़ों जनता को भारत सरकार 5 किलो अनाज जो है मुफ्त में बांट रही है। ये 5 किलो अनाज जो मुफ्त में बांट रही है, इसका एफर्ट 1960s 1965 में ही शुरू हो गया था। और वो शुरू करने वाले कौन थे? 1925 में जन्मे, 7 अगस्त को जन्मे हमारे एमएस स्वामीनाथन, जिनको भारत सरकार ने ना ही सिर्फ भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है, बल्कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी नवाजा है। इनको देश के अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साथ ही साथ विदेशों में भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। आगे बात करते हैं की रोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर थे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी ये डायरेक्टर थे, ICAR जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहते हैं उसके भी डायरेक्टर जनरल ये रह चुके हैं। फाउंडेड एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, MSSRF जो है, MSSRF जिसको कहते हैं MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इसको भी इन्होंने 1988 में फाउंड किया।
जो कि MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मेनली फोकस जो है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में और बायोडाइवर्सिटी एंड रूरल एम्पावरमेंट में। तो ध्यान रखो कि इन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन में ही काम नहीं किया, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, रूरल एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड के लिए काम किया, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए भी काम किया इन्होंने। सर्व्ड इन राज्यसभा 2007 टू 2013 टू एडवोकेट फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी। तो ये राज्यसभा में भी जो है नॉमिनेट होके जा चुके हैं। अब्दुल कलाम जो है उनके एफर्ट से जो है ये हमारे जो है राज्यसभा में भी गए और वहां पे भी इन्होंने किसानों के मुद्दे को जो है उठाया है। इसीलिए अगर आपने पढ़ा होगा यूपीएससी के सिलेबस में हम लोग आमतौर पे MS स्वामीनाथन के रिपोर्ट को पढ़ते हैं, MS स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जो कि आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं। MSP की जब भी बात आती है तो MS स्वामीनाथन का नाम लिया जाता है। आगे बात करते हैं रिकॉग्निशन अवार्ड्स एंड लीगेसी। तो पद्मश्री जो है 1967 में इनको नवाजा गया, पद्म विभूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 और पद्म भूषण से 1972 में। तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही साथ पिछले साल जो है भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है पहला प्राइज जो है इनको जो है मिला था, जो कि एक तरीके से नोबेल प्राइज के लेवल का माना जाता है फूड सेक्टर में। यूनेस्को ने जो है इनको महात्मा गांधी प्राइज से भी इनको नवाजा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से भी इनको जो है सम्मानित किया गया है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन्होंने जो है हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम है एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। तो एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हुए हमें क्या करना है? सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना है। रिमेंबर फॉर हिज डीप एम्पैथी फॉर फार्मर्स एंड द रूरल इंडिया। कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन, अ लेगेसी दैट लिव्स ऑन। MS स्वामीनाथन वर्क इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस। तो ध्यान रखना है और उस समय को हमेशा याद रखना है जब हमारे पास फूड क्राइसिस था और आज हमारे पास बफर स्टॉक है। तो मिलियंस ऑफ पीपल जो आज हमारे फूड को अवेल कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्सन। लेकिन आज भी ध्यान रखना है कि आज भी हमारे देश के कई कोने में, देश के कितने हिस्सों में लोगों के पास अनाज की समस्या हो रही है। तो इसका कारण क्या है? तो इसके कारण को समझने वाली बात है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या समस्याएं पैदा हुई इसको भी समझने वाली बात है। आज भी हमारे देश के किसानों में क्या क्या समस्या हो रही है जिसके वजह से जो है फार्मर सुसाइड करते हैं। डेली बेसिस पे जो है 30-40 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। इसके क्या कारण है? हमारे जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों डिक्लाइन कर रही है, इसको भी समझने वाली बात है। जो लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको भी डिक्लाइन रेट उसमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है इसको भी समझने की जरूरत है। हालांकि MS स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स और हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से जो खाने में आजकल मिलावट हो रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज के समय में जरूरत है, उसको भी हमें समझने की जरूरत है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम कैसे शिफ्ट करें। Not only focus on the agricultural productivity, but we have to also focus on the quality which we produce. एग्रीकल्चरल क्वालिटी पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को कम करने की जरूरत है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है। दिस इज द डिमांड ऑफ द करंट टाइम। जहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स की यूज करने की वजह से बहुत सारे नए नए डिजीजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हम एक हेल्दी और प्रोस्पेरस नेशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। His model blends science, sustainability and social justice। तो ध्यान रखो उस समय याद रखो जब जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया, और हमारे देश के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान का जो नारा दिया, ये समझने वाली बात है कि ये नारों का जो इवोल्यूशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। नारों का इवोल्यूशन इसीलिए हो रहा है, एक एक वर्ड उसमें इसलिए ऐड किए जा रहे हैं कि दिस इज द डिमांड ऑफ द करंट टाइम। उस समय का डिमांड कुछ अलग था, आज के समय का डिमांड अलग है। उस समय खाने को हमारे पास जो है फूड्स नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास फूड है लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी पे भी काम करने की जरूरत है, हमें रिसर्च करने की जरूरत है कि और बेहतर जो है फूड हम कैसे, फूड ग्रेन्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। कॉल टू एक्शन, लर्न फ्रॉम हिज विजन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आज जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको इंश्योर करते करते हम फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे पास फूड है लेकिन अगर उसको स्टोरेज करने की फैसिलिटी ना हो तो सारे फूड जो है हमारे बेकार हो जाएंगे। अगर हमारे पास फूड है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है और किसान को उसका जो है लागत के अनुसार उसको मूल्य अगर ना मिले तो उसके फूड प्रोडक्शन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर हमारे पास फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं और किसान उसको ट्रांसपोर्ट करके मंडी तक नहीं ले जा पा रहा है, APMC मंडी तक नहीं ले जा पा रहा है, तो ये बड़ी समस्या है। किसान जो है वो पूरी तरीके से अगर मानसून पे निर्भर है और उसको कोई इक्विपमेंट्स यानी कि कोई मशीनरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है एट सब्सिडाइज रेट, दिस इज द प्रॉब्लम। किसान अगर खेती कर रहा है, खेती में ध्यान रखो आजकल कोई भी इंसान जो है वो खेती नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, लेकिन फिर भी अगर किसान खेती कर रहा है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको जो है उसका जो कमाई है, उसका जो मेहनत है, उसका मेहनताना उसको मिले। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना करे, उसकी फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहे, ताकि आने वाले समय में भी हम बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर पाएं।
ठीक है, तो आई थिंक आज के वीडियो में जो है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप जो है आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इनके आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ध्यान रखो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं 10 मिनट्स में ही हम पढ़ेंगे। आने वाले जितने भी सीरीज होंगे इस वीडियो के, उनको 10 मिनट्स में ही हम कॉन्सेप्ट को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एम एस स्वामीनाथन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द World Food Prize, and third statement, he played a key role in establishing the Indian Council of Agricultural Research। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। The second question is, the green revolution in India primarily focused on rainwater harvesting techniques, organic farming practices, high yield variety seeds and chemical fertilizers, traditional farming knowledge। तो इनमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा हूं आपसे कि क्या एम एस स्वामीनाथन को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है कि क्या रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एम एस स्वामीनाथन को मिला था। पिन डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next question is for the mains paper। पहला क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन टू इंडियन एग्रीकल्चर, हाउ डिड हिज एफर्ट ट्रांसफॉर्म फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसको 250 शब्दों में जो है लिख के आपको कमेंट सेक्शन में ही पिन कर देना है, या फिर आप लिख के जो है हमारे टेलीग्राम पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। The second question is, evaluate the challenges faced by Indian agriculture in the post green revolution era, what reforms are needed to make farming sustainable and profitable। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा फार्मर्स को, और इंडिया के बाकी सारे पार्ट्स में खास करके अगर बात करें तो इसके ज्यादा बेनिफिट्स जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मिला, लेकिन बाकी सारे क्षेत्र जो है इसे कैसे पीछे रह गए, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करें अगर एम एस स्वामीनाथन की, तो एक बात हमें और ध्यान रखने वाली बात है कि एम एस स्वामीनाथन का एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत फेमस है। वो स्टेटमेंट भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखो तो हमें काफी खुशी होगी, जिसको आप यूज कर सकते हो ऐसे में कि द वर्ल्ड विल रन नॉट विद द गन्स बट विद द फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि वो स्टेटमेंट क्या है कि द वर्ल्ड विल रूल नॉट विद गन बट विद द फूड ग्रेन। तो ये फूड ग्रेन के लिए जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ये काफी इंपैक्टफुल स्टेटमेंट था। ये राइट स्टेटमेंट क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज से लगभग 11 साल पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और राष्ट्रपति भवन के चैनल पे जो है ये वीडियो आज भी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर टॉपिक, विद सम अनदर concepts in the next video, and we will discuss that concept in a very comprehensive, in very holistic manner. Thank you so much for today. If you want to enroll in our courses, you can enroll in the courses on our website. If you will visit our website, there are many courses. For example, there is course for NCERT, UPPCS, GS Foundation course for UPSC, and there is also course for BPSC Foundation course, that is Dhruvshila, Karamshila, Adharshila and Gyanshila. These are our courses which are available on our website. If you want to enroll, go to our visit our website and enroll. Thank you so much for today. Let's meet in the next video. Thank you.